और k डॉट k कितना हो गया 1। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट आएगा -2, फिर क्या हो गया +2 और फिर लास्ट में क्या बचा -3। तो आंसर जो आएगा, आंसर तुम्हारा क्या निकल के आएगा -3 निकल के आएगा। देखो कहीं नहीं वहां पे। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं और उनका हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हम इसी तरह से क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले 2i कैप वाली टर्म इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर 2j कैप वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, फिर k कैप वाली टर्म इस पूरे के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, सबसे पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर i डॉट i या फिर i डॉट j या फिर क्या करेंगे i डॉट k देखेंगे। तो इसी तरह से वहां पे हम दो वेक्टर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतना तुम लोग नोट डाउन करो वहां पे, क्लियर है इतना। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, तो एक तो पहला क्या है, फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले दिए होते हैं, फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले होते हैं, आगे पढ़ोगे, जहां पे हमें डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो फिजिक्स में एक फॉर्मूला आता है, आगे पढ़ोगे, कि जो भी वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है F डॉट S। मैं बात कर रहा हूं यहां पे स्केलर प्रोडक्ट का यूज क्या है, क्योंकि ये सब चीजें मैथ्स की प्रॉपर्टी हैं, लेकिन हम लोग फिजिक्स में पढ़ क्यों रहे हैं। तो फिजिक्स में पहला पढ़ने की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आगे जाके कुछ फॉर्मूले आते हैं फिजिक्स में जहां पे डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। तो उसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो वर्क डन का है, और वर्क डन वहां पे फॉर्मूला क्या है, F डॉट S है। अब जैसे मैं अगर तुमसे कहीं बोल रहा हूं कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स लगा 3i कैप प्लस 4j कैप, और इस फोर्स के कारण ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मान लो हुआ 10i कैप। तो ब्लॉक पे फोर्स लगा 3i कैप प्लस 4j कैप, और इस फोर्स के कारण ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10i कैप। अब क्वेश्चन में अगर पूछता है कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो बताना है कि इस फोर्स ने बॉडी के ऊपर वर्क कितना परफॉर्म किया। ये चीज हमें देख के क्लियर हो रही है कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो डायग्राम में कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा, ब्लॉक का मास m है और ब्लॉक पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F। अब इस फोर्स के कारण ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 10i कैप हुआ है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है F डॉट S। तो मैं क्या करूंगा 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 10i कैप। अब मल्टीप्लाई करो, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले i कैप वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो 3 इंटू 10 30, i डॉट i 1। अगले स्टेप में 4 इंटू 10 40, लेकिन j डॉट i क्या देगा 0। तो जो वर्क डन रहेगा वो रिजल्ट निकल के आएगा 30। अगर फोर्स की यूनिट किस में, न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना हो जाता है 30 जूल हो जाता है। तो ये फर्स्ट यूज है। तो फर्स्ट यूज स्केलर प्रोडक्ट का यही है कि कई बार आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले आएंगे जहां पे हमें डॉट प्रोडक्ट का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो एक तो ये यूज है वेक्टर, एक तो ये यूज है किसका, स्केलर प्रोडक्ट का। फिर देखो जो दूसरा यूज आता है स्केलर प्रोडक्ट का वो क्या आता है, हमें ये चीज मालूम है कि एक वेक्टर है A, अगर एक वेक्टर हमारे पास A है और दूसरा वेक्टर मान लो हमारे पास क्या है B है, और मैं डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। अब मैं सेकंड यूज की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है।
अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, थीटा का मतलब कॉस 90 और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया तो रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया वहां पे 0। क्लियर हुआ। तो कई बार जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिक्स में तो हमें कई बार ऐसा प्रूफ करना पड़ता है, कई बार हमें प्रूफ करना पड़ता है कि ये दो क्वांटिटीज जो हैं, ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। पहले मैंने यूज क्या बताया, पहले मैंने यूज बताया कि कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जहां पे डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में फॉर्मूला होगा, तो वहां पे हमें डॉट प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। दूसरा मैं यूज क्या बता रहा हूं, दूसरा मैं यूज बता रहा हूं कि कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी दी होगी और क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि प्रूव करो कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, तो उस केस में हम दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 निकल के आ गया, इट मींस कि वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज वहां पे क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे आगे जब देखोगे ना तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं यहां पे कि ग्राउंड है, ग्राउंड से मैंने एक पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा क्या किया, प्रोजेक्ट किया। अब ग्राउंड से जब मैं इस पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट करता हूं तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कहां एक्ट करता है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर एक्ट करता है और एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पे अगर देखोगे तो जो v0 है और जो एक्सेलरेशन है g, उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है और एंगल अभी कुछ ऐसा है, ये तुम्हारी v0 वेलोसिटी है और ये तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। लेकिन जब ये पार्टिकल इस तरह से मूव करता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है और पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा होती है अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। तो ये सब पढ़ोगे आगे तुम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल को हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो पार्टिकल इस तरह से मूव करता है और हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी उसकी टेंजेंट के अलोंग होती है। यहां पे वेलोसिटी v1 इस तरह से होगी टेंजेंट के अलोंग, यहां पे अगर देखोगे तो वेलोसिटी इस तरह से होगी टेंजेंट के अलोंग। तो इस तरह से पार्टिकल की वेलोसिटी हर पॉइंट पे वेरी करती है। अब किसी ना किसी टाइम पे अगर देखोगे तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि प्रूव करो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर अगर हुए हैं तो उसका टाइम क्या है। क्लियर हो। या फिर कई बार क्वेश्चन में ऐसा ही बोल देता है कि जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से एक पार्टिकल को हमने ऐसा थ्रो किया हॉरिजॉन्टली राइट की ओर, दूसरे को हमने थ्रो किया लेफ्ट की ओर। जब भी बिल्डिंग के टॉप से किसी पार्टिकल को थ्रो करते हो तो पार्टिकल ऐसे चलता है, यहां पे ये पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करता है। जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होती है। ये सब आगे पढ़ोगे। तो बिल्डिंग के टॉप से अगर मैंने एक पार्टिकल को राइट की ओर थ्रो किया, एक पार्टिकल को लेफ्ट की ओर थ्रो किया, तो पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कर्व पाथ पे। किसी टाइम पे ये वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी, किसी टाइम पे ये वेलोसिटी इस तरह से टेंजेंट के अलोंग होगी। अब जो फर्स्ट पार्टिकल है मान लो उसकी वेलोसिटी v1 डैश है, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v2 डैश है। अब दोनों वेक्टर को अगर देखोगे तो किसी ना किसी टाइम पे ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में कई बार बोलता है कि जब ये दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हुई तो उस टाइम पे टाइम कितना रहा। क्लियर। तो जब भी क्वेश्चन में हमें ऐसा बोलेगा कि दो वेक्टर कभी ना कभी हमारे क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा बोल रहा है कि दो वेक्टर
परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी वहां पे हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैं अगर बोल रहा हूं कि एक वेक्टर है ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस मान लो यहां पे p j कैप प्लस 4k कैप। तो हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर का x कंपोनेंट 2 है, वेक्टर का z कंपोनेंट 4 है, लेकिन वेक्टर का y कंपोनेंट हमें नहीं मालूम है। अब मेरे पास एक और वेक्टर b है और मान लो वेक्टर b की वैल्यू गिवन है i कैप माइनस जे कैप माइनस क्या हो गया k कैप। तो हमारे पास दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर दिया है a, दूसरा वेक्टर दिया है b। वेक्टर a के केवल दो कंपोनेंट दिए हैं, y कंपोनेंट नहीं मालूम है। लेकिन जब मैं वेक्टर b की बात कर रहा हूं तो इसके तीनों कंपोनेंट हमें दिए हुए हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p so that the vector a and b are perpendicular to each other। तो क्वेश्चन में कई बार ऐसा बोलता है कि p की वैल्यू क्या होगी, इस p की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी कितने एंगल पे आ जाएं, 90 डिग्री पे आ जाएं। क्लियर। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो वेक्टर का ये जो फर्स्ट वेक्टर है a, इसका y कंपोनेंट क्या हो जिसके लिए ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं। तो हमें मालूम है